ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जो अपना 999 आईक्यू का दिमाग लगाकर दुनिया की किसी भी जेल से भाग सकता है। लेकिन एक बार ये आदमी एक ऐसी जेल में चला गया जो किसी भी आम जेल से कहीं अलग है। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ के कैदियों ने आज तक खुला आसमान नहीं देखा। अब हमारा हीरो इस जेल से भाग पाएगा या नहीं, ये बात तो हमें कहानी सुनकर ही पता लगेगी। ये कहानी शुरू होती है कोलोराडो की एक जेल से और इस जेल में हम रे नाम के एक कैदी को देखते हैं। यहाँ एक साथी कैदी रे को खबर देता है कि जैक्स नाम का एक दूसरा कैदी उस पर अटैक करने वाला है। अगले दिन जब रे जेल की बैकयार्ड में था तो जैक्स ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि इस लड़ाई में रे जैक्स पर भारी पड़ा और उसने उसे कुत्तों की तरह मारा। लेकिन इस मारपीट के चलते जेल के गार्ड्स ने रे को पकड़ लिया और उसे जेल के एक सीक्रेट चेम्बर में बंद कर दिया। ये जेल का वो पार्ट था जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था और जेल के गार्ड्स 24 घंटे इन कैदियों की निगरानी करते थे। अब रे को जिस कमरे में रखा गया था वो कमरा पूरी तरह से पैक्ड था और इस कमरे का दरवाजा भी पासवर्ड से खुलता था। अंदर आकर रे इस जेल से भागने की तरकीब लगाने लगा। इस दौरान उसे ये बात पता लगी कि इस कमरे के ठीक नीचे ही जेल का गराज है और इस गराज में आग बुझाने वाली एक गाड़ी खड़ी है। रे अगले कई दिनों तक इसी कमरे में बंद रहा और इस दौरान उसने गार्ड्स की डेली रूटीन को काफी बारीकी से ऑब्जर्व किया। उसने ये नोटिस किया कि गार्ड्स धुआं उड़ाने के लिए जेल की छत पर जाते हैं और उन्हें वापस आने में पूरे 7 मिनट लगते हैं। रे ने फैसला किया कि वो इन 7 मिनटों में ही इस जेल से फरार हो जाएगा। अब उसका अगला काम था इस कमरे के गेट पर लगे पासवर्ड को जानना। इसके लिए उसने खाने के साथ मिलने वाले दूध के पैकेट का इस्तेमाल किया। उसने पैकेट से प्लास्टिक की एक परत निकाली और उसे पासवर्ड वाले कीपैड पर चिपका दिया। जल्द ही उसे पासवर्ड के नंबर्स मिल गए और इन नंबर्स को सही ऑर्डर में अरेंज करना रे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन जब गार्ड्स धुआं उड़ाने के लिए छत पर गए तो रे अपने कमरे से बाहर आया और बाहर बैठी अपनी टीम तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। रे ने अपनी टीम से कहा कि कल शाम 4 बजे वो जेल के पास आए और सभी गार्ड्स का ध्यान बटाएं। प्लान के मुताबिक रे की टीम जेल के पास पहुंची और जैसे ही घड़ी में 4 बजे उन्होंने एक जोरदार धमाका कर दिया। अब इस धमाके के चलते सभी का ध्यान बट गया और सभी इधर उधर भागने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर रे अपने कमरे से बाहर आया और एसी वेंट्स के जरिए जेल की गराज तक पहुंच गया। इसके बाद जेल की फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए बाहर आई और रे भी उनकी गाड़ी के नीचे लटक कर जेल से बाहर आ गया। जेल के बाहर उसके साथी उसे लेने आए जिनका नाम था हर्ष और एबिगेल। हालांकि रे इस जेल से ज्यादा दूर नहीं भागा और पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया। लेकिन तभी वहाँ लेस्टर नाम का एक आदमी आ गया और पुलिस से कहा कि वो रे को छोड़ दे। इसके बाद रे और लेस्टर दोबारा से उसी जेल में जाते हैं और इस जेल के हेड से मिलते हैं और अब ये खुलासा होता है कि रे कोई अपराधी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है। रे एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है और उसका काम है जेल की सिक्योरिटी की जांच करना। वो कैदी बनकर जेल में दाखिल होता है और उस जेल से भागने की कोशिश करता है। जेल से भागकर वो सिक्योरिटी की कमियों का अंदाजा लगाता है और फिर उन कमियों को दूर कर देता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो रे एक ऐसा आदमी है जो जेल्स को और सिक्योर बनाने का काम करता है और ऐसी कोई जेल नहीं है जहाँ से रे ना भाग पाए। अगले दिन जब रे अपने ऑफिस गया तो उसके बिजनेस पार्टनर लेस्टर ने उसे एक लेडी से मिलाया। इस लेडी का नाम जेसिका था और ये लेडी सीआईए के लिए काम करती थी। जेसिका चाहती थी कि रे एक टॉप सीक्रेट जेल की सिक्योरिटी को चेक करे, लेकिन शर्त ये है कि उसके साथियों को इस जेल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। हालांकि रे को ये बातें कुछ ठीक नहीं लगी पर लेस्टर के मनाने पर वो ये काम करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद रे को एंथनी नाम के एक स्पेनिश आतंकवादी की पहचान दी गई। यहाँ उसकी टीम ने उसके बॉडी में एक जीपीएस ट्रैकर डाला और उसे एक इमरजेंसी कोड बताया ताकि अगर वो उस जेल से ना भाग पाए तो जेल के हेड को ये कोड बताकर वो वहाँ से निकल सके। अब रे का काम शुरू हो गया और जल्द ही कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और उसकी बॉडी से वो ट्रैकर भी निकाल लिया ताकि उसकी टीम को जेल की लोकेशन का पता ना लग पाए। कई घंटों बाद जब रे की आंख खुली तो उसने खुद को एक शीशे के चेम्बर में कैद पाया। उसके आसपास और भी कई कैदी थे जो इसी चेम्बर में कैद थे। थोड़ी देर बाद रे की मुलाकात इस जेल के हेड से हुई और उसने अपना नाम हॉब्स बताया। अब ये नाम सुनकर रे को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे बताया गया था कि इस जेल के हेड का नाम मार्श होगा। अब रे को कुछ गड़बड़ महसूस हुई इसलिए उसने अपना इमरजेंसी कोड बोला, लेकिन जेल के हेड ने इस कोड को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे के साथी उसके लोकेशन को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि जेल के लोगों ने रे की बॉडी से वो ट्रैकर निकाल दिया था। इधर जेल में रे ये नोटिस करता है कि यहाँ के सभी गार्ड्स ने एक ही तरह के कपड़े और सेम मास्क पहना हुआ है और उनका जब मन करता है वो किसी भी कैदी की धुनाई कर देते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात एमिल नाम के एक कैदी से होती है और एमिल रे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बातों बातों में एमिल रे को बताता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है और उसे इस जेल में इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ लोग उससे उसके बॉस का पता निकलवाना चाहते हैं। एमिल के बॉस का नाम था मैनहाइम, जो कि एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था और दुनिया भर की पुलिस मैनहाइम की खोज में लगी हुई थी। अब चूंकि एमिल उसका राइट हैंड था इसलिए इन लोगों ने उसे पकड़ लिया। यहाँ रे को एहसास हुआ कि ये जगह असल में कोई जेल है ही नहीं, ये तो एक टॉर्चर सेंटर है जहाँ अमीर और पावरफुल लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए भेज देते हैं।
अब रे इस जेल के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने एमिल के साथ लड़ने का झूठा नाटक किया और गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन दोनों को लड़ता देख गार्ड्स ने इन्हें अलग किया और इन्हें एक छोटे से चेम्बर में बंद कर दिया। इस चेम्बर में तेज रोशनी वाली बल्ब्स लगी थी, जिनका टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि कोई भी इंसान इसे सहन नहीं कर पाता। इन चेम्बर्स में कैमरास भी लगे थे, जिनकी मदद से जेल का वार्डन इन्हें तड़पते हुए देख रहा था। ये दोनों कई घंटों तक इसी कमरे में बंद रहे और जब इनकी सजा खत्म हुई तो एक डॉक्टर इनसे मिलने आया। जब डॉक्टर ने रे की हालत देखी तो उसे उस पर बहुत तरस आया, लेकिन जब रे ने उससे जेल की लोकेशन के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उसे कुछ नहीं बताया। जब रे इस कमरे से बाहर आया तो उसने एमिल को बताया कि उस कमरे का फर्श एल्यूमिनियम नहीं बल्कि स्टील का बना है और फर्श के चारों कोनों पर नट बोल्ट्स लगे हैं। यहाँ रे ने एमिल को कोई मेटल का टुकड़ा लाने को कहा ताकि वो उन नट बोल्ट्स को खोल सके। थोड़ी देर बाद जेल के वार्डन ने एमिल को अपने पास बुलाया और उससे उसके बॉस मैनहाइम के बारे में पूछने लगा, लेकिन हर बार की तरह एमिल ने उसे कुछ नहीं बताया और अपना मुंह बंद रखा। गुस्से में आकर उसने एमिल को खूब मारा और उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया, लेकिन इस दौरान एमिल एक मेटल का टुकड़ा चुराने में कामयाब हो गया। जब वो बाहर आया तो उसने रे से उसका प्लान पूछा। यहाँ रे ने एमिल को बताया कि इस जेल की बनावट को देखकर ऐसा लगता है मानो ये जेल जमीन के नीचे बनी है। रे का प्लान था कि वो नट बोल्ट को खोलकर सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करेगा और अगर उसे कोई रास्ता मिल गया तो ये दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। एमिल को भी रे की बातों में दम लगा और उसने उसे वो मेटल का टुकड़ा दे दिया। अब इन्हें उस टॉर्चर रूम में वापस जाना था, इसलिए इन दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। इनका ये प्लान काम कर गया और इन्हें उस चेम्बर में डाल दिया गया। यहाँ रे कैमरे से छुपकर फर्श के नट बोल्ट्स को खोलने लगा। अब काम पूरा होते ही उसने एमिल को सिग्नल दे दिया और एमिल जोर जोर से चिल्लाकर गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर रे ने अपने कैमरा को ब्लॉक कर दिया और फर्श को खोलकर नीचे कूद गया। इसके बाद वो पाइप्स के सहारे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन इस दौरान उससे एक पाइप टूट गई और चारों तरफ पानी भरने लगा। लेकिन रे जैसे तैसे करके ऊपर सरफेस तक पहुंच गया और ऊपर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि ये जेल किसी जमीन पर नहीं बल्कि पानी के एक बड़े से जहाज पर बनी है। इधर पाइप के टूटने से सभी गार्ड्स अलर्ट हो गए और ये देखकर रे भी फटाफट से अपने चेम्बर में वापस आ गया। उधर जेल के बाहर एबिगेल और हर्ष लेस्टर के पास गए और उसे रे के लापता होने की खबर दी। उन्होंने बताया कि रे का कोई अता पता नहीं है और उसे इस काम के लिए जो चेक मिला था वो भी बाउंस हो चुका है और तो और वो लेडी भी कहीं गायब है जिसने उन्हें ये काम सौंपा था। एबिगेल और हर्ष को यकीन था कि रे किसी मुसीबत में है, लेकिन लेस्टर ने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि रे अपने काम में माहिर है और दुनिया की कोई भी जेल उसे कैद नहीं कर सकती। लेकिन एबिगेल और हर्ष के जाते ही वो जेल के वार्डन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो रे को सारी उम्र उसी जेल में रखे। और अब ये खुलासा होता है कि लेस्टर ने जानबूझकर रे को उस जेल में कैद करवाया था ताकि वो इस कंपनी का अकेला मालिक बन सके। हालांकि एबिगेल और हर्ष ने हार नहीं मानी और रे की तलाश करते रहे। इस दौरान हर्ष को टूम्ब नाम की एक इलीगल जेल के बारे में खबर लगी, जहां पैसे वाले लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन ये जेल कहाँ है ये बात किसी को नहीं मालूम। इधर जेल में रे और एमिल को ये बात पता लगानी थी कि उनका ये शिप दुनिया के कौन से हिस्से में है ताकि वो अपनी टीम को मदद के लिए बुला सके। अगले दिन रे जेल के डॉक्टर से मिला और उससे जेल की लोकेशन के बारे में पूछने लगा, लेकिन इस बार भी डॉक्टर ने उसकी कोई हेल्प नहीं करी। जाते जाते रे ने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा चुरा लिया ताकि वो उससे एक सेक्सटेंट नाम का डिवाइस बना सके। सेक्सटेंट एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके शिप पर मौजूद लोग अपनी लोकेशन का पता लगाते हैं। इस डिवाइस को यूज करने के लिए उन्हें शिप के सरफेस तक पहुंचना होगा और इस काम के लिए इन्होंने जावेद नाम के एक मुस्लिम कैदी से मदद मांगी। थोड़ी देर बाद जावेद जेल के वार्डन से मिला और उसका जासूस बनने का झूठा ऑफर दिया और इसके बदले में उसने खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। अब वार्डन जावेद के असली इरादों से अनजान था, इसलिए उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उस रात जावेद शिप के ऊपर गया और उस डिवाइस की मदद से शिप की लोकेशन को पता किया। अब थोड़ी कैलकुलेशन के बाद इन्हें ये बात पता लगी कि ये शिप मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में है। यहाँ एमिल सभी को बताता है कि उसका एक बहुत ही पुराना दोस्त मोरक्को में रहता है और अगर वो उस तक अपना मैसेज पहुँचा दे तो वो इन्हें बचाने जरूर आएगा। अब रे को भी ये आइडिया पसंद आया और वो एक बार फिर डॉक्टर से मिलने चला गया। इस बार डॉक्टर भी इनकी मदद के लिए तैयार हो गया और एमिल के दोस्त को ईमेल करके जेल की लोकेशन और भागने का टाइम बता दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये सभी इस जेल से आजाद होने वाले थे। इधर जावेद वार्डन के पास पहुंचा और उसे झूठी खबर दी कि आज जेल की कैंटीन में बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। ये सुनते ही वार्डन ने सभी गार्ड्स को जेल की कैंटीन में भेज दिया और जो सीढ़ियां शिप के ऊपर तक जाती थी वहाँ केवल 2 गार्ड्स रह गए। इधर रे ने मौका पाते ही कैंटीन में लड़ाई शुरू कर दी और देखते ही देखते सभी कैदी आपस में लड़ने लगे। अब इस भगदड़ का फायदा उठाकर रे, एमिल और जावेद कैंटीन से बाहर आ गए।
वो सीढ़ियों तक पहुंचे और गार्ड्स को मारकर उनसे उनकी बंदूकें ले लीं। इसके बाद इन्होंने सीढ़ियां पकड़ी और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन बदकिस्मती से वार्डन ने इन्हें देख लिया और पूरे शिप पर लॉकडाउन लगा दिया। इस लॉकडाउन के चलते शिप के सभी दरवाजे लॉक हो गए और ये तीनों सरफेस तक नहीं पहुंच पाए। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए इन्हें दोबारा से नीचे आना पड़ा। इस दौरान एमिल के लोग भी शिप तक पहुंच गए, लेकिन इन तीनों का कोई अता पता नहीं था। तभी शिप के गार्ड्स ने इन्हें भागते हुए देख लिया और शिप के अंदर जोरदार फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में एक गोली जावेद को भी लग गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए रे ने फिर से अपना दिमाग लगाया। उसने एक प्लान बनाया कि वो शिप के कंट्रोल रूम तक जाएगा और पूरे शिप की बिजली काट देगा। ऐसा करने से सभी दरवाजे दोबारा से खुल जाएंगे और ये सभी ऊपर तक पहुंच पाएंगे। उसने एमिल को जावेद का ध्यान रखने को कहा और खुद कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। अब जावेद की हालत भी बिगड़ती जा रही थी और वो ये जान चुका था कि अब उसकी जान नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने एमिल को भी आगे जाने को बोल दिया। अब एमिल ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी उसे जावेद को छोड़कर जाना पड़ा। इधर रे भी कंट्रोल रूम तक पहुंच गया और शिप की बिजली काट दी। इससे सभी दरवाजे दोबारा से खुल गए और एमिल सरफेस तक पहुंच गया। जल्द ही गार्ड्स भी ऊपर पहुंच गए और एमिल पर जोरदार फायरिंग करने लगे। यहाँ एमिल भी डटा रहा और एक एक गार्ड को चुन चुन कर मारा। इधर जावेद ने भी गार्ड्स का जमकर मुकाबला किया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जान नहीं बच पाई। जावेद के बाद अब गार्ड्स रे की तलाश करने लगे और इनसे बचने के लिए रे ने खुद को एक पानी के टैंकर में छुपा लिया। लेकिन तभी शिप की बिजली वापस आ गई और उस टैंकर में पानी भरने लगा। इधर वार्डन को भी ये बात पता लग गई कि रे पानी के टैंकर में छुपा है, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले रे ने खुद को शिप से बाहर धकेल दिया। ऊपर सरफेस पर भी गार्ड्स की संख्या काफी बढ़ गई, इसलिए एमिल को भी वहां से निकलना पड़ा। लेकिन तभी उसने रे को देखा जो पानी में डूब रहा था। उसने रे के लिए एक सीढ़ी फेंकी और रे भी इस सीढ़ी पर लटक गया। इसके बाद इन्होंने शिप पर जोरदार फायरिंग करी और उस पर रखे तेल के डब्बों को ब्लास्ट कर दिया। इस धमाके में सभी गार्ड्स मारे गए और ये दोनों यहाँ से निकल गए। थोड़ी देर बाद ये दोनों समंदर के किनारे पहुंचे और फिर एक बड़ी सी गाड़ी इन्हें लेने आई और इस गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि जेसिका उतरी। अब जब रे ने जेसिका को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। ये वही लड़की थी जिसने रे को इस जेल की सिक्योरिटी को चेक करने भेजा था। यहाँ खुलासा होता है कि जेसिका असल में एमिल की बेटी है और उसने रे को जेल में भेजा था ताकि वो अपने पिता को वहाँ से निकाल सके। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये था कि एमिल ही मैनहाइम है। सभी लोग उसे मैनहाइम का राइट हैंड समझते रहे, जबकि वो खुद मैनहाइम निकला। उसने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी ताकि वो अपने दुश्मनों से बचा रहे। यहाँ जेसिका ने रे को लेस्टर की सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वो कंपनी का अकेला मालिक बनना चाहता था। थोड़े दिनों बाद रे अपने साथियों से मिला और उन्हें भी लेस्टर की सारी सच्चाई बता दी। इधर जब लेस्टर को ये बात पता लगी कि रे उस जेल से भाग चुका है, तो उसने भी देश छोड़कर भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठा, हर्ष ने उसे बेहोश कर दिया। जब लेस्टर की आंख खुली तो वो अभी भी अपनी गाड़ी में था, लेकिन उसकी गाड़ी एक बड़े से कंटेनर के अंदर थी और ये कंटेनर हजारों कंटेनर्स के बीच एक बड़े से जहाज पर